बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से ही कामयाबी और इज्जत मांगते हैं। मेरे मेलसी के बाशऊर शहरियों, मैं सबसे पहले तो औरंगजेब खान आपको और ताहिर इकबाल आप दोनों को इस शानदार जलसे में जो आपने लोगों को इकट्ठा किया, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूं। अब औरंगजेब, इतनी ज्यादा चीजें आपने मेरे से मांग ली, और जहां से लगता है कि जो 74 साल में काम नहीं हुए वो 1 साल में ही आप करवाना चाहते हैं। मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं। सबसे पहले तो मेलसी के लोगों, सबसे पहले खुशखबरी ये कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि हम जनूबी पंजाब के लिए 500 अरब रुपया मजीद खर्च करेंगे। और अभी आपको उस्मान बुज़दार ने, आप ही के जनूबी पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने इतनी लंबी चीजें बताई हैं कि जो जो आपकी ख्वाहिशें थी तकरीबन सारी उन्होंने कहा या इस बारी पूरी होंगी और या अगले बजट में पूरी होगी। लेकिन मेलसी के लोगों, इससे भी ज्यादा खुशखबरी आपको सुनाने लगा हूं। हमने फैसला किया है कि हम नेशनल असेंबली में साउथ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रख देंगे कि साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्या ये पीपल्स पार्टी और नून लीग, आप तो बड़ी देर से लोगों को वादा कर रहे हैं जनूबी पंजाब का, क्या आप हमारी हिमायत करेंगे या नहीं, अब आपके सामने आ जाएगा। लेकिन इंशाअल्लाह हमने ये बिल रख देना असेंबली में। अच्छा, अब मेलसी के लोगों, ज्यादातर यहां गुजारा काश्तकारी के ऊपर होता है, तो सबसे पहले तो मैं बड़े फख्र से कहना चाहता हूं कि जितना किसानों ने हमारे दौर में, जितना किसानों के पास पैसा आया कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया। और मैं आपको अब जरा, ये मेरे पास अदाद व शुमार है। मकई में हर एकड़ के ऊपर महंगाई के बावजूद जो मकई की फसल की कीमत बढ़ी है, 40,000 से 50,000 तक मजीद फायदा हुआ है किसान को। गंदम के अंदर जो हमने 50% हमारे दौर में गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ाई, जो किसान की जेब में आया हर एकड़ में वो 25,000 से 30,000 रुपया। उसके बाद कपास की कीमत दुगनी हो गई है। कपास की कीमत अब दुगनी किसान को मिल रही है और उसकी वजह से
1 एकड़ के ऊपर कपास में 70,000 से 80,000 रुपए तक मेरे किसान को फायदा हुआ है। और अब एक और चीज कि यूरिया खाद, मुझे पता है कम हुई थी बीच में, दुनिया में कम हो चुकी है, लेकिन अभी आपको मिलेगी। हमने बड़ी मुश्किलों से हमने खाद भी ज्यादा इस बार ही प्रोड्यूस की, ज्यादा गैस दिया, खाद की फैक्ट्रियों को बंद नहीं होने दिया, लेकिन उसके बावजूद हमने चाइना से 1 लाख टन खाद मंगवाई है, जो कि इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक पहुंच रही है। लेकिन अब किसानों, जितने भी किसान हो, एक चीज समझ जाओ कि आज बाहर की दुनिया में खाद जिस कीमत पे मिल रही है, उससे 5 गुना कम कीमत पे हम पाकिस्तान में खाद दे रहे हैं आपको। 132 अरब रुपए का हम सब्सिडी दे रहे हैं। तो मैं इसलिए आज आप किसानों के सामने पहले ये जरूर बात करना चाहता हूं, और भी अभी बड़ी बातें करनी है मैंने, लेकिन मैं पहले अपने, क्योंकि मेरा ये ईमान है, जब किसान खुशहाल होगा पाकिस्तान तरक्की करेगा। और ये बड़े मुश्किल वक्त में आपको पता नहीं कि अल्लाह ने हमारी हुकूमत को किन किन इम्तिहानों से गुजारा है। पहले एक मुल्क मिला जिसको रे चोरों का टोला दिवालिया निकाल चुका था, उसको संभाला, और फिर जब वो संभल रहा था तो 100 साल में एक दफा इस तरह का बुरान आता है, जो कोरोना वायरस पाकिस्तान और सारी दुनिया में आ गई। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारा वो मुल्क है जो दुनिया मानती है कि 190 मुल्कों में से वो 3 वो मुल्कों में से है जिसने सबसे बेहतर तरीके से इस बड़े बुरान से अपने मुल्क को निकाला है, अपने लोगों को भी बचाया, अपनी मायशत को भी बचाया। और उसके बाद महंगाई का समुंदर आ गया सारी दुनिया में। मेलसी के नौजवानों, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त दुनिया की तारीख में, यानी, और मैं तारीख की बात कर रहा हूं कि अमेरिका में 40 साल के बाद सबसे ज्यादा महंगाई आई है, बर्तानिया में 30 साल के बाद, जर्मनी में 26 साल के बाद, तुर्की में 20 साल के बाद। इतनी महंगाई दुनिया में जो आई है, उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी का जो 2008 से 13 का दौर था, उस दौर में ज्यादा महंगाई थी आज से। लेकिन इस महंगाई के बावजूद इंशाअल्लाह हमने पूरी कोशिश की कि आपके ऊपर हम कम बोझ डालें, और अल्लाह का करम है कि हमारी पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया गया है। और उसकी वजह से मैंने 10 रुपए कम किया पेट्रोल और डीजल, और 5 रुपए यूनिट बिजली कम की। ये सिर्फ इस तरह हम कर सके कि हमारी एफबीआर ने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया, हमारी कौम ने टैक्स दिया। और मेरा अपनी कौम से वादा है, जितना जितना आप हमारे टैक्स देते रहेंगे, वो सारा टैक्स मैं अवाम के ऊपर बोझ कम करने पे लगाऊंगा। और अगर ये जो भगौड़ा बैठा हुआ है लंदन में, जिस दिन इसका मैंने पैसा वापस ले आया, तो मैं आपको वादा करता हूं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत आधी कर दूंगा।
अभी फजलू डीजल पे भी मैं आ रहा हूं। अच्छा, मेलसी के लोगों, ये भगौड़े और डीजल के ऊपर आने से पहले मैं सिर्फ आपको, नौजवानों, आपके लिए एक बात करना चाहता हूं। मेरे मां बाप एक गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, मैं पहला था। हम वो बच्चे थे जो आजाद पाकिस्तान में पैदा हुए थे। और मेरी हमेशा मां बाप ने भी मुझे याद दिलाया और हमेशा मेरे ज़हन में था कि कभी हमने पाकिस्तान को कभी किसी की गुलामी नहीं करने देना। और मेरे मेलसी के लोगों और जो पाकिस्तान के लोग टीवी पे ये देख रहे हैं, ये सुन लो, ना आज तक इमरान खान किसी के सामने झुका है, और इंशाअल्लाह जब तक मेरे में खून है, मैं अपनी कौम को किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा। अभी ये जरा सुने, यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर ने खत लिखा पाकिस्तान को कि आप रूस के खिलाफ उसके मुखालिफ स्टेटमेंट दें, उसके खिलाफ वोट दें। मैं ये यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि क्या आपने हिंदुस्तान को भी ये खत लिखा था? क्योंकि मैं अपनी कौम को याद करवाना चाहता हूं कि ये वो पाकिस्तान था जिसने ये नेटो की मदद की, जो वॉर ऑन टेरर थी, हमने उनका साथ दिया। मैं कभी ना साथ देता, मैं अपनी मुल्क को बाहर रखता उस जंग से, लेकिन उस वक्त का जो सरबराह था उन्होंने उनका साथ दिया। क्या मिला पाकिस्तान को? 80,000 पाकिस्तानियों की जानें गई, हमारा कबायली इलाका उजड़ गया, 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की, हमारे मुल्क को 100 अरब डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ। तो क्या मैं अपने यूरोपियन यूनियन के एम्बेसडर से पूछता हूं कि आपने क्या हमारा शुक्रिया अदा किया? क्या आपने कहा कि हां, आपने हमारी मदद की थी, हमारी जंग में आपने हमें अप्रिशिएट किया? सारे नेटो के मिला के 10% भी लोग नहीं थे जो इस जंग में मरे। हमारे मुकाबले में जो 80,000 पाकिस्तानियों की कुर्बानी दी गई। तो मैं उनसे आज ये पूछता हूं कि बजाय आपने, जब हमने आपके साथ खड़े हुए थे, बजाय आप हमारा कम से कम शुक्रिया अदा करते, ऐसे आप में से लोग थे जिन्होंने अफगानिस्तान में जो जंग हारी आपने, वो पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। शुक्र करना तो दूर की बात है। और दूसरा, जब कश्मीर में हिंदुस्तान ने इंटरनेशनल कानून तोड़ा, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस की खिलाफ वर्जी करते हुए जो कश्मीर का स्टेटस खत्म किया, क्या आप में से किसी ने हिंदुस्तान से कोई राब्ता तोड़ा, कोई उनकी तनकीद की, कोई तजारत बंद की? तो हम आपके सामने क्या हैं? क्या हम कोई गुलाम हैं कि जो आप कहेंगे हम कर लें? और मैं मेलसी के लोगों, मैं आपको बताऊं कि इनको ये गलत आदतें पड़ी किधर से हैं। 2008 और 2018 के दरमियान में 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर।
जब जरदारी मुल्क की बड़ी बीमारी, आज़म इमरान खान में हुआ जो दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुआ। नौजवानों, आपके पास सोशल मीडिया है, अपने टेलीफोन पे आप जरा गूगल करके देखें कि कभी ऐसा हुआ है कि एक मुल्क किसी मुल्क की जंग लड़ रहा है, उसके लिए जंग लड़ रहा है, और वही मुल्क उसी के ऊपर बमबारी कर रहा है। ये कभी हुआ है? और सवाल ये है कि ये दो डाकुओं ने क्यों नहीं उनसे पूछा, क्यों नहीं उनको कहा कि जब गांव के अंदर और हमारे कबायली इलाके पे जब ड्रोन अटैक यानी बम फटता था तो आपको पता है औरतें, बच्चे, बेकसूर लोग मारे जाते थे। जब ड्रोन अटैक एक घर पे फटता है तो लोगों के गोश्त के टुकड़े दीवारों पे होते हैं। इनको कोई शर्म नहीं आई कि हमारे पाकिस्तानी मर रहे थे। बाहर से हमारा ही दोस्त जिसके लिए हम जंग लड़ रहे हैं वही आके यहां ड्रोन अटैक कर रहा था। क्यों ये दोनों बोल नहीं रहे थे? क्यों नहीं बोल रहे थे? मैं आपको बताता हूं कि ये दो डाकू क्यों नहीं बोल रहे थे, क्योंकि इनके चोरी इस मुल्क से जो पैसा लूट के इन्होंने बाहर के मुल्कों में और बैंकों में और बड़े बड़े महल्लात लिए हुए थे, इनको डर था कि जिस दिन ये कहेंगे कि सर ये क्या कर रहे हैं आप, ये ना करें, वो इनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। आज रूसियों की जो उनकी मगरब में असासे हैं वो जब्त कर रहे हैं। इनको भी वही डर लगा हुआ था। तो ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले चुप करके तमाशा देखते रहे और हमारे लोगों का खून होता रहा। बेकसूर लोग बेचारे कबायली इलाके में उनके बच्चे मरे, और वो जिसके खानदान में लोग मरते थे वो हमारे खिलाफ हमले करते थे, बदला हमारे पे लेते थे, क्योंकि उनको पता था कि हमारी इजाजत से ये ड्रोन अटैक्स अपने मुल्क पे हो रहे हैं। आप बताएं, जब से इमरान खान वजीर आजम बना कोई ड्रोन अटैक हुआ है? ना ही हुआ। और मैं आज अब सबके सामने कहता हूं कि कभी किसी ने कोशिश की ड्रोन अटैक करने की, मैं पाकिस्तान की एयरफोर्स को कहूंगा कि वो ड्रोन को नीचे गिरा दे। इसलिए कि यह कानून की खिलाफ वर्जी है। कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता कि आप किसी के मुल्क में आके अटैक करके और लोग मार दें। अंग्रेजी में कहते हैं जज, ज्यूरी, एक्सिक्यूशनर। ये किसी कानून के अंदर नहीं है, ये जंगल के कानून के अंदर है। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, मैं ये चाहता हूं, ये गौर से एक बात समझ लें आप। कभी भी कोई कौम अजीम कौम नहीं बनी जो दूसरों के सामने झुकती है। सिर्फ खुददार कौमें अजीम कौम बनती हैं। जो किसी से भीख मांग के गुजारा करती है कौम, वो ऐसे ही है जैसे कि अगर मैं वसाखिया पकड़ लूं, अपनी टांगों पे जोर ना डालूं, मेरी टांगें कमजोर हो जाएंगी। इसी तरह मुल्क कमजोर हो जाते हैं जो अपने पैर पे नहीं खड़े होते। हम कोई किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम सबसे दोस्ती चाहते हैं। हमारी रूस से भी दोस्ती है, हमारी अमेरिका से भी दोस्ती है, हमारी चाइना से भी दोस्ती है, यूरोप से भी है। हम किसी कैंप में नहीं हैं, लेकिन
क्योंकि हम न्यूट्रल हैं, इंशाल्लाह हम उन मुल्कों के साथ मिलकर एक दिन कोशिश करेंगे कि जो यूक्रेन में जंग है ये बंद हो। इससे बहुत दुनिया को नुकसान हो रहा है। इससे तेल की कीमतें आसमानों पे चली गई, गंदम की कीमतें आसमानों में, गैस की कीमत उधर पहुंच गई है कि ये यूरोप जैसे मुल्क, बर्तानिया जैसे मुल्क में इस वक्त लोगों को मुश्किल पड़ी हुई है। तो इसलिए हम जंग में किसी का साथ नहीं देंगे, अमन में सबका साथ देंगे। अब मैं अपने पाकिस्तानियों, ये जो अदम एतमाद की तहरीक है, इसके ऊपर जरा मैं बात थोड़ी सी करना चाहता हूं। पहले ये लोग कौन है जो अदम एतमाद की तहरीक चला रहे हैं? सबसे पहले मुजरिम नंबर 1 नवाज शरीफ झूठ बोल के सुप्रीम कोर्ट ने उसको सजा दी, बॉलीवुड की एक्टिंग की, रो धो के कि जी मैं तबाह हो गया, मरने वाला हूं, मिन्नतें करके बाहर चला गया। मैं ये सोचता हूं, नून लीग वालों अगर सुन रहे हो तो मेरी बात जरा, मैं चाहता हूं इस बात पे थोड़ा सा गौर करो कि कभी गीदड़ भी लीडर बन सकता है? कभी दुनिया में सुना है कि वो लीडर हो जो खुद दुम आके भाग जाए और दूसरी दफा भागा है? पहली दफा जनरल मुशर्रफ के दौर में तो आसिफ जरदारी ने तब कहा था, आसिफ जरदारी जब आप इकट्ठे होंगे तो जरा याद कराना शरीफों को और नून लीग को कि क्या आपने ये नहीं कहा था कि अटक जेल में टिश्यू के डब्बे खत्म हो गए नवाज शरीफ के आंसू पहुंचते पहुंचते। तो वहां रोना धो के वहां से भागा, झूठ बोल के गया कि मैंने कोई मुआहिदा नहीं किया। फिर वो सऊदी शहजादा आया और उसने मुआहिदा दिखा दिया। फिर कहता नहीं जी वो असल में 5 साल का था, 10 साल का नहीं। अब फिर बाहर चला गया है। अब नून लीग, मैं जरा अपनी, क्योंकि नून लीग में बड़े अच्छे अच्छे लोग भी हैं, तो मैं जरा नून लीग वालों से ये भी पूछना चाहता हूं, अपने जरा बच्चों को कहें जरा गूगल करें अपने मोबाइल पे, कोई इसकी दुनिया में मिसाल मिलती है कि एक मुल्क का 3 दफा वजीर आजम, उसके 2 बच्चे बाहर गए, अरबों रुपए के महलों में रह रहे हैं, वो खुद अरबों रुपए के महल में रहता है, और जब बच्चों से पूछते हैं कि जी ये पैसा किधर से आया, कहते जी हम तो पाकिस्तानी शहरी नहीं हैं, हम जवाबदेही नहीं हैं। यानी 3 दफा मुल्क का सदर, प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब कि वो फिर ये सिर्फ पाकिस्तान को लूटने के लिए आते हैं, पैसा चोरी करके बाहर, छुट्टियां बाहर, ईद बाहर, घर बाहर, शॉपिंग बाहर, और पाकिस्तान सिर्फ लूटने के लिए रखा हुआ है। ये है नंबर 1 जो चाहता है अदम इत्तेमाद की तहरीक हो, इसलिए कि वो चाहता है कि फिर से उसको याद आ रहा है कि कैसे उन्होंने मजे मजे से पाकिस्तान को पिछले 30 साल में लूटा है। दूसरा है शहबाज शरीफ। अब ये शहबाज शरीफ कौन है? अगर आपने शहबाज शरीफ का पता चलवाना है तो कहीं से मकसूद चपड़ासी को पकड़ के ले आए। वो बेचारा मकसूद चपड़ासी, एक दिन उसे पता चला कि उसके बैंक के अंदर 375 करोड़ रुपया आ गया। ये इसी तरह ही था कि हुदैबा पेपर मिल में लंदन में काजी फैमिली बैठी थी आज से 20-25 साल पहले, क्योंकि इन्होंने तो पुरानी चोरी शुरू की हुई है ना, तो उनको पता चला कि उनके बैंकों में लाखों पाउंड आ गए। वो बेचारे हैरान किधर से आए हैं, पता चला यहां से चोरी का पैसा पहले उधर भेजा और उधर से रेमिटेंस दिखा के पैसा पाकिस्तान ले आए।
तो शहबाज शरीफ, अच्छा अब इसका मैं आपको एक बताऊं, इन दोनों ने एक बड़ा ये हर कोई मैच खेलता है ना, तो इन्होंने एक मैच की एक टेक्निक निकाली हुई है। वो भगौड़ा जो उधर बैठा है, वो और उसकी बेटी, वो फौज को बुरा भला कहते हैं, और शहबाज शरीफ जो भी उसको बूट नजर आता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। लेकिन शहबाज शरीफ, ये वो जमाना बदल गया है। ये वो जनरल जिलानी का जमाना नहीं, जब उसके घर पे सरिया लगाते लगाते अब वजीर आला बना और फिर अरबोपति बन गए। जमाना बदल चुका है। आपको शहबाज शरीफ जो मर्जी आप कर लें, आपको जवाब देना पड़ेगा कि 16 अरब 1600 करोड़ रुपया आपके नौकरों के अकाउंट में कैसे आया। मैं फिर से नून लिख के पूछता हूं कि आप भी ये पूछे तो सही इससे कि 1600 करोड़ रुपया नौकरों के अकाउंट में किधर से आ गया। अगर हलाल का पैसा था तो अपने अकाउंट में लेते, क्योंकि आपने चोरी का पैसा था तो नौकरों के अकाउंट में। बेटे को भी इसने बाहर भिजवा दिया है, मकसूद चपड़ासी को भी बाहर भिजवा दिया है, अपने दामाद को भी बाहर भिजवा दिया है। भाई यहां तो अदालतें आजाद हैं, क्यों बाहर भिजवाया हुआ इनको? तो ये है दूसरा जो डरा हुआ है कि इसका केस आने लगा है, और अगर केस आ गया तो इसने जेल में होना है, इसलिए ये भी जल्दी जल्दी अदम एतमाद की तहरीक में। और तीसरा है नहीं बीमारी, जरदारी। जरदारी का कमाल यह है कि जब बेनजीर इक्तदार में आई तो आते साथ ही एक साल ही नहीं लगा, सारी दुनिया में धूम मच गई मिस्टर 10% कि हर चीज के ऊपर 10% पैसे खींच लेता था। ये वो आदमी था जो बेम्बिना सिनेमा के टिकट ब्लैक करता था। उसके बाद जो इसने पैसा बनाना शुरू किया, इसके और नवाज शरीफ के ऊपर बाहर के अखबारों के अंदर मजमून आए, किताबों के अंदर इनका जिक्र आया, इनकी चोरी का। बीबीसी के ऊपर फिल्में बनी इनकी चोरी पे। इसी जरदारी को 2 दफा नवाज शरीफ ने जेल में डाला करप्शन पे, और हुदैबा पेपर मिल का जो करप्शन का केस था वो जरदारी ने उसके ऊपर बनाया नवाज शरीफ पे। 96 की असेंबली में आसिफ जरदारी से पूछा गया कि सारे महल आपका है या नहीं है। एक बड़ा महंगा इसने महल खरीदा बर्तानिया में। इसने असेंबली में कहा ये मेरा नहीं है। वो केस हुआ, केस पाकिस्तान जीत गया, सारे माल को बेचा, पैसा पाकिस्तान आना था। इतने में मुशर्रफ ने इसको एनआरओ दे दिया, पैसा भी हजम कर गया वो। ये फिर $60 मिलियन यानी $6 करोड़ पड़ा था स्विट्जरलैंड में। पाकिस्तान ने केस किया, पाकिस्तान केस जीतने लगा था, मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, वो भी हजम कर गया। ये हैं वो लोग जो सारे मिलके कि जी वो बहुत बुरे हालात है पाकिस्तान के, अदम एतमाद हम लेके आएंगे। और चौथे नंबर पे फजलू। मैं इसको कभी मौलाना नहीं कहूंगा, क्योंकि मौलाना, हम अदब से मौलाना को कहते हैं। मौलाना पढ़े लिखे दीनी लोग होते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन जो डीजल के परमिट को बेच के पैसे बनाता है, और ये सिर्फ पैसे नहीं बनाता, ये ब्लैकमेल करता है। मदरसे के बच्चों को ले आया, इस्लामाबाद में धरना दिया। वो मीडिया ने जाके मदरसों के बच्चों से पूछा कि ये क्यों आए हो तुम धरना देने? उन्होंने कहा जी इसलिए कि इमरान खान यहूदी एजेंट है। उन्होंने कहा कि ये यहूदियों का या साजिश कर रहा है पाकिस्तान में।
मौलाना नहीं, डीजल नहीं मैं कह सकता इसको। फजलू, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे और ये जो तुम्हारा डाकुओं का टोला है, इसके होते हुए यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्यों है पाकिस्तान में? पिछले 10 सालों में 4 गुना, 2008 से 18 तक 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा है। 4 गुना। 6,000 अरब रुपए से 2008 में 60 साल में पाकिस्तान का कर्जा 6,000 अरब था। इन्होंने 10 सालों में पहुंचा दिया 30,000 अरब। तो मैं इनसे पूछता हूं कि जब आपने मुल्क को मकरूज कर दिया, जो भी हम टैक्स में इकट्ठा करते हैं आधा चला जाता है आपके लिए हुए कर्जों की किस्तों पे। तो जब आपने मुल्क को मकरूज कर दिया तो यहूदियों को साजिश करने की जरूरत क्या है? आप ही काफी हैं। फजलू, मैं आपसे, आपकी और मेरी उम्र एक ही है। हमारी उम्र में हमें सोचना चाहिए कि ऊपर वाला कभी भी बुलावा दे दे। हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। और आपका तो थोड़ा वजन भी ज्यादा है, इसलिए आपको अब सोचना चाहिए अपनी आखिरत का। यानी आप एक दीन के नाम पे पैसे बनाते हुए आपको कोई खौफ खुदा नहीं है। कुछ तो सोचें कि आप जो मदरसे के बच्चे, और मैं ये समझता हूं कि ये हमारा बहुत बड़ा असास है, हमारे मदरसे के बच्चे, लेकिन इनको आप इस्तेमाल करें अपनी सियासत चमकाने के लिए और ब्लैकमेल करने के लिए। जो मैंने कुरान पढ़ी है और जो मेरा दीन का जितना भी इल्म है, अल्लाह ने आपको माफ नहीं करना। ये 4 लोग मिलके अदम एतमाद कर रहे हैं। और आज मैं अब अपनी आखिर में सारी कौम से पूछना चाहता हूं कि देखें, एक कुरान की आयत है, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। इसका मतलब है, नौजवानों ये सुन लो, कोई भी दुनिया में मुहज्जब माशरा नहीं बन सकता जब तक इस कुरान की आयत पे नहीं चलता। अल्लाह कहता है कि तुम अच्छाई के साथ खड़े हो, अच्छाई के लिए जिहाद करो और बुराई के खिलाफ जिहाद करो। इसके ऊपर अच्छे और बुरे की तमीज जब एक माशरा रखता है, उसकी अखलाकियात ऊपर चली जाती है, वो माशरे ऊपर जाते हैं। और जिन माशरों के अंदर कानून की बालादस्ती होती है, कानून की बालादस्ती और हुक्मरानी का मतलब कि कमजोर और ताकतवर का एक ही कानून, जिसके लिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जो ताकतवर चोर को सजा नहीं देते थे और बेचारे कमजोर चोर को जेल में डालते थे। कौम तबाह हो गई है तुम्हारे से पहले कई। अब ये जो चोरों का टोला है, ये सारे जो आपकी कौम को नुकसान पहुंचा रहे हैं, 35 साल से ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं 1990 की बात करता हूं। मैं जब क्रिकेट खेलता था, हिंदुस्तान से जब मैं पाकिस्तान आता था, तो लगता था एक गरीब तरीन मुल्क से एक अमीर तरीन मुल्क में पहुंच गया हूं। हम उनसे आगे थे, हम सारे बर्रे सगीर में सबसे आगे थे। जब ये चोरों का टोला इस मुल्क के ऊपर मसल्लत हुआ, हम सबसे पीछे रह गए। ये अमीर तरीन हो गए हैं, कौम मकरूज और गरीब हो गई है। ये समझ जाए मेरे मेलसी के नौजवानों, ये आप समझ जाए, जब तक एक कौम अच्छे बुरे की तमीज नहीं करती, कौम ऊपर नहीं जा सकती। मदीना की रियासत में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इखलाकियात के ऊपर अपनी रियासत की बुनियाद रखी थी और इंसाफ पे, उस पे वो दुनिया की अजीम कौम बने थे। जब इस तरह के चोर मिलके सिर्फ एक ही काम है कि बारियां लेते रहें, खाते रहें, जो इनको इत्तेसाब इनका करने लगे तो उसके साथ सब मिलके उसको गिराने की कोशिश करें, तो ये लोग, मैं अपने मीडिया से कहता हूं कि आप, मीडिया एक वॉचडॉग होता है, मीडिया का काम होता है लोगों को अच्छे बुरे की तमीज दें। आज मगरबी मीडिया कभी भी किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम हो वो तकरीर नहीं कर सकता, वो मीडिया के सामने नहीं जाता। अगर कोई पकड़ा जाए करप्शन में, माशरे में उसकी सोशल बॉयकॉट हो जाती है, कोई उसके करीब नहीं जाता। तो मीडिया आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके बच्चे हैं। मैं, जो लोग आज मीडिया में इनकी हिमायत कर रहे हैं इन डाकुओं की, मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या आप चाहेंगे कि आपके बच्चे फजलुर रहमान फजलू डीजल हो जाएं, या आप चाहेंगे कि मकसूद चपरासी वाला शोभा शरीफ आपका बेटा बन जाए, या आप चाहेंगे कि भगोड़ा नवाज शरीफ बन जाए, और या आप चाहेंगे कि आपका बेटा जरदारी की तरह बन जाए? कोई नहीं चाहेगा। तो फिर आप क्यों इस मुल्क में अच्छाई के साथ नहीं खड़े होते? 30 साल से आप देख रहे हैं कि मुल्क से क्या कर रहे हैं। मैं आज आखिर में एक बात कह के अपना बात खत्म करता हूं कि मैं 25 साल पहले मैं सियासत में आया ही था इनका मुकाबला करने के लिए। जब तक मेरे में खून है मैं इनका मुकाबला करूंगा। मैं इनका मुकाबला करूंगा और अभी मेरी पूरी तैयारी है कि जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। लेकिन मैं इनसे आखिर में आखिरी बात ये कह के छोड़ता हूं कि ये जो चोरों का टोला है, ये डाकुओं का जो गुलदस्ता है, क्या आप तैयार हैं जब इंशाअल्लाह आपकी अदम इत्तेमाद की तहरीक फेल होगी तो आप तैयार हैं जो मैं आपसे करूंगा?